सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज रायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम पीजी सेमेस्टर 1 के लिए पेपर CC 1 के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राथमिक स्रोत। इतिहास लेखन में, ऐतिहासिक शोध में प्राइमरी सोर्सेस किसे मानेंगे, उसका कितना महत्व है, इस पर आज हम बात करेंगे। आप प्राथमिक स्रोत के विषय में आप फैमिलियर हैं, इनका नाम को आप सुने होंगे, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्राथमिक स्रोत कहेंगे किसको और इतिहास लेखन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इतिहास लेखन का सबसे जो मौलिक स्रोत होते हैं, जिसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकता है, जो किसी इतिहास का प्रमुख गवाह होता है, जिसको आप चाह करके भी न बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। मान लीजिए कि अमीर खुसरो ने किसी बात को लिखा अपनी बुक्स में, तो आप चाह करके भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और यदि आप उसकी लिखी हुई बातों को आधार बना करके, उसको तर्कों का आप खंडन करके आपने जो किताब निकालेंगे, तो वो हो जाएगा आपका प्राथमिक स्रोत नहीं होगा। उस इतिहास लेखन में, चाहे उस इतिहास जानने का, वो सेकेंडरी सोर्सेज हो जाएगा। क्योंकि आपने जो इसमें लिखने का काम किया वो अमीर खुसरो जी का ग्रंथ को सहारा लिए, और ग्रंथ के सहारा के माध्यम से आपने जो लिखा वो हो गया आपका सेकेंडरी सोर्सेस। तो इसलिए प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो मौलिक स्रोत होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। हाँ, उसका विश्लेषण हो सकता है, तरीका हो सकता है, विचार देने का तरीका हो सकता है, लेकिन किसी भी घटना और इतिहास लेखन का जो सबसे प्रमुख स्रोत, मौलिक स्रोत होता है, जिसको हम चाह करके भी बदल नहीं सकते हैं, तो वो आपका प्राइमरी सोर्सेज हो गया। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अशोक का अभिलेख, शिलालेख, कोई पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, संस्मरण हो गया। मान लीजिए तुजुके बाबर ने लिखा, तो क्या उसको आप बदल सकते हैं? वो जो आपका एविडेंस है वो पूरी तरह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, सोशल, जिस प्रकार का कंडीशन था, जो उसने देखा, उसने लिखने का काम किया, वो मौलिक स्रोत है। यानी वो एक ऐसा स्रोत है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, यानी संस्मरण। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आप पढ़े हैं, जैसे अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, कोई मुद्रा मिली है। मान लीजिए कि कहीं पर आपको मुद्रा मिल जाती है, मान लीजिए कि उसमें लक्ष्मी जी की चित्र उसमें उखेरा हुआ है, तो स्वाभाविक है वो बताने का प्रयास करता है कि उस समय लोग है ना धर्म से लगाव थे, पूजा पाठ करते थे, लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। शिवलिंग मान लिए मिल गया, तो इस साफ जाहिर होता है कि वो शिव का पूजा करते थे। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आपका प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। भले ये पुरातात्विक स्रोत हैं, लेकिन इसको बोलेंगे प्राइमरी रिसोर्सेस। कि सपोज डैट हमको इतिहास लेखन करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतिहास लेखन कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास लेखन का आधार है वो तो पुरातात्विक स्रोत है।
जो भी मुद्रा मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, है न, उसको आधार बना करके ही हम उस समय के सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। काहे कि कोई तो ऐसा ग्रंथ मिला ही नहीं है, तो उसका जो इतिहास लेखन का जो प्रमुख आधार रहा, सोर्सेज रहा, वो हो गया आपका प्राइमरी सोर्सेज में। यानी पुरातात्विक स्रोत है, मुद्रा है, अभिलेख है, मूर्तियां हैं, ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लेकिन ये प्राइमरी सोर्सेज हैं क्योंकि उस समय का इतिहास को जानने का ये मौलिक स्रोत है। इसीलिए आप प्राइमरी सोर्सेज में आप अभिलेख को भी ले सकते हैं, शिलालेख को भी ले सकते हैं, और भी पुरातात्विक स्रोत में जो भी हैं, साहित्यिक ग्रंथ को भी ले सकते हैं। मान लीजिए वैदिक युग के बारे में हमको जानकारी लेना है, तो जो भी वेद हैं, वो वेद जो है हमारा प्राइमरी सोर्सेज है। भले वो साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन वो वेद जो है हमको वैदिक युग के विषय में पूरी तरह से जो है सो मौलिक जानकारी देने का काम करता है। उसके लिए और भी कोई स्रोत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ऑथेंटिक स्रोत हैं, जिसको आप चाह करके वेद को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो एक तरह से ये सारी स्रोत जितना भी मैं आपको बताने का प्रयास किया, ये सब प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आता है। और प्राइमरी सोर्सेज बहुत ही प्रामाणिक होता है, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेज में होता क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज, मान लीजिए कोई किताब लिखा कोई राइटर ने, तो उस राइटर ने जो बुक लिखे वो किसी का आधार बनाकर लिखा, कहीं न कहीं वो किसी का मौलिक स्रोत का अध्ययन किए होंगे, फिर अपना वो विचार दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं, तो उसको, उनकी किताब को हम प्राइमरी सोर्सेज नहीं कर सकते। उनकी किताब जो छपी वो आपका सेकेंडरी सोर्सेज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी मौलिक स्रोत है, जो किसी भी काल के विषय में जानकारी देता है, तो वो आपका मौलिक स्रोत हो गया, प्राथमिक स्रोत हो गया। जैसे मान लीजिए कोई लोकोक्तियाँ हैं, कोई गीत भी है, जैसे मान लीजिए आपको रीजनल हिस्ट्री लिखना है, मान लीजिए आपको संथाल के विषय में जानकारी लेना है, आपको बिरहोर के विषय में जानकारी लेना है, तो उनकी गीत के माध्यम से भी, उनकी जो लोकोक्तियाँ हैं, गीत हैं, उनका भी अर्थ लगा करके आप उसका हिस्ट्री को आप लिख सकते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी जो गीत और लोकोक्तियाँ हो गई, वो आपका प्राइमरी सोर्सेज का काम करेगा, क्योंकि उसके लिए तो आपके पास कोई स्रोत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज़ों के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, उसके विषय में जो सबसे प्रामाणिक स्रोत आपको उसके विषय में बताने का काम करता है, वो आपका हो गया प्राइमरी सोर्सेज। मान लीजिए कि आपको पेपर में बहुत कुछ छपता है, आज की कोई घटना है, कल पेपर में आया, तो पूरी तरह से प्राइमरी सोर्सेज नहीं हो गया। देखे होंगे एडिटोरियल कोई लिखे, अपना व्यू दिए, लेकिन हाँ कुछ ऐसी घटनाएं हैं, हो सकता है उसके विषय में कुछ नया चीज़ है और हम उस पर इतिहास लेखन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए प्राइमरी सोर्सेज बन सकता है। तो इसलिए इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं करना है कि मान लीजिए लोकोक्तियाँ हैं, गीत संगीत हैं, है ना, क्षेत्रीय जो होते हैं, तो वो प्राइमरी सोर्सेज नहीं है। प्राइमरी सोर्सेज बिल्कुल हैं, क्योंकि यदि हम उस समाज के विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस समाज का सोशल कंडीशन के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, इतिहास लेखन करना चाह रहे हैं, वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, तो यदि हमको उसकी लोकगीत यदि हमको कुछ आधार देने का काम कर रहा है, उसकी जीवन शैली को बताने का काम कर रहा है, उसका धार्मिक स्थिति को बताने का काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी जी, प्राइमरी सोर्सेज में आपको मैं जो भी बताने का काम किया, अभिलेख, शिलालेख, मूर्तियाँ, साहित्यिक स्रोत, जो भी वेद, पुराण, है ना, अरण्यक, उपनिषद, चाहे जो भी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक प्राइमरी सोर्सेज है, मेगास्थनीज की इंडिका एक प्रामाणिक स्रोत है, शिलालेख, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। और इतिहास लेखन में
प्राइमरी सोर्सेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं आपको बताया कि प्राइमरी सोर्सेज जो होता है वो प्रामाणिक होता है, बहुत ही मौलिक होता है। इसमें हम किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और प्राइमरी सोर्सेज को आधार बना करके जो कुछ लिखने का काम होता है, इतिहास लेखन का काम होता है, वो आपका हो गया सेकेंडरी सोर्सेज। जैसे आप देखते होंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में ही बहुत सारा बुक्स है, बहुत सारे बुक्स राइटर लोग, इतिहासकार लोग लिखे, तो उसको हम प्राइमरी सोर्सेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने इतिहास लेखन किया, उसके पीछे उसका आधार कोई प्राथमिक स्रोत जरूर होगा। तो इसलिए इतिहास लेखन में प्राइमरी सोर्सेज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और एक अच्छा प्राइमरी सोर्सेज के माध्यम से हम वहाँ का इतिहास लेखन कर सकते हैं, उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में सही से मूल्यांकन कर सकते हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज को में जो है सो प्राइमरी सोर्सेज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका है, इम्पोर्टेंस है। तो आज के लिए बस इतना। आज हम आपको प्राइमरी सोर्सेज के विषय में बताने का प्रयास किया, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज आप प्राइमरी सोर्सेज के विषय में समझ लिए होंगे। आपकी जो भी समस्या है वो समस्या दूर हुई होगी। आगे हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम सेकेंडरी सोर्सेज के विषय में बात करेंगे कि सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ आते हैं, और इतिहास लेखन में सेकेंडरी सोर्सेज का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कितना इसका इम्पोर्टेंस है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।